नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और जफ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, सियासी मामलात की गर्द बैठने में नहीं आ रही है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि वो इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता, तो उनकी ये कोशिश कारगर साबित होगी या नहीं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हुकूमत इंतखाबात कराने का कोई इरादा नहीं रखती। ओरिया साहब, ऐसा लगता है कि मसला इलेक्शन कमीशन का नहीं है, वो तो बार बार दोनों सूबों के गवर्नर से इलेक्शन की तारीख देने का कह रहे हैं, तो असल मामला तो हुकूमत का है जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से बचने के लिए हीले बहाने ढूंढ रही है। तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास मुशावरत के बगैर अपने तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार है? जी डेफिनेटली है। अच्छा, इसलिए कि आइन उसको कहता है कि उसने इलेक्शन कराने हैं, ये उसकी मैंडेटरी और आइनी जिम्मेदारी है। ठीक है। अगर गवर्नर उसको डेट नहीं देता तो पाकिस्तान के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सोल प्रेरोगेटिव है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, कि आइन की जो इंटरप्रिटेशन है, आइन की जो तशरीह है, ना गवर्नर कर सकता है, ना वज़ीर आज़म कर सकता है, ना कोई और कर सकता है। जब भी कोई ऐसा मैटर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट आता है तो फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट के पास रुजू करना चाहिए, और ये आइन की प्रोविजन में मौजूद है कि जब भी कोई इंटरप्रिटेशन की जाए तो उसको आइन में तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को रुजू करना चाहिए। ठीक है। इवन अगर उसकी एक्सप्लेनेशनरी क्लॉज देती है, बस फॉर एग्जांपल एक आइन के अंदर कोई चीज़ दी गई है, उसके अंदर एक अमेंडमेंट के तहत एक्सप्लेनेशनरी क्लॉज देकर उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है, तब भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल अथॉरिटी है इसकी इंटरप्रिटेशन की, और उसकी इंटरप्रिटेशन फाइनल हो जाती है। ठीक है। अब उसका कल भी हमने डिस्कस किया था कि उसका एक क्लॉज है 254, उसके अंदर यह है कि कोई काम अगर वक्त मुकर्ररा पर नहीं होता या हो सकता तो, और उसके बाद अगर हो जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड काम नहीं होता। तो ये एक, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने 2 दिन के अंदर हलफ उठाना है तो आप हलफ कुछ देर के बाद उठा लेते हैं, इतने महीनों के अंदर करना है तो बाद उठा लेते हैं। ये एक ऐसी एमरजेंसी किस्म की प्रोविजन रखी गई है जो कि उसके अंदर आइन के अंदर मौजूद है। ठीक है। पहली बात तो यह है कि यूँ लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक जानबूझ के क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है। अगर गवर्नर डेट नहीं दे रहा था तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कोई गूंगा बहरा किस्म का आदमी नहीं होता, उसने इस आइन के तहत हलफ उठाया होता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। उन्होंने आज मीटिंग भी की है पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से भी और पंजाब के उससे आईजी से भी, फिर उससे भी किया है पंजाब के अपना उससे भी अपना KPK के उससे भी। आरिफ अलवी साहब ने जो ख़त लिखा है वो ख़त बड़ा ज़बरदस्त है, और उस ख़त के अंदर उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी हैं। उन्होंने कहा देखें, एक बात सुने कि 1812 में बरतानिया के साथ जंग में था अमेरिका, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जंग थी, लेकिन उन्होंने अपने इलेक्शन जो हैं वो पोस्टपोन नहीं किए, डिले नहीं किए। 1864 वो वॉर है जिसके अंदर पूरे का पूरा अमेरिका हिल गया था। यानी आप कभी जाएं जहाँ पर अपना वो अमेरिका के अंदर वो जो साउथ की स्टेट्स और उनकी स्टेट्स की कहानियाँ पढ़ें, इब्राहिम लिंकन की कहानियाँ पढ़ें, और उसके बाद वो जॉर्ज एले वाला जो कब्रिस्तान जाके देखें, और फिर एक एक जगह पे जाके देखें कहाँ कहाँ वॉर हुई थी, और ग़ुलामों की आज़ादी की वॉर थी बहुत बड़ी, लेकिन इलेक्शन डिले नहीं हुए थे। इलेक्शन जिस बहाने से डिले किए जाते हैं उस बहाने से होता यह है कि हमेशा पाकिस्तान में भी और उससे पहले भी जहाँ पर भी ये किए गए उस इलाके के अंदर हमेशा कन्फ्यूजन फैला और हालात ख़राब हुए। देखें, पाकिस्तान में या तो जमहूरियत ख़त्म कर दो और ताला लगा दो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पे भी, पार्लियामेंट के दफ्तर भी। यानी अगर हम ये कहते हैं कि अब ये हालात ऐसे नहीं हैं तो हम कैसे इलेक्शन कराएं, इसका मतलब यह है कि फिर तो पाकिस्तान में कभी भी हालात ऐसे नहीं हो सकते। कोई भी हुकूमत दौरान जो कोई बैठा हुआ है वो हमेशा रीज़न देगा कि आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप उठ रहे हैं, आप 86 वज़रा बना रहे हैं, आज आपने 7 वज़ीर और बना दिए। आज सुबह सवेरे उठते हैं, आप सवेरे उठ के टूथब्रश करते हैं, टूथब्रश करने के बाद आप नाश्ता करते हैं, सूट पहनते हैं, सूट पहनने के बाद दफ्तर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर कम से कम 4-4.5 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो पूरा डेली काम करते हैं, और उसके बाद शाम को पार्क में जाते हैं और रात को सोते हैं, सुबह सवेरे उठ जाते हैं। वो 22 करोड़ अवाम सुबह उठ जाते हैं, मरते नहीं हैं, तबाह नहीं होते हैं, ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, जहाज पे आ जा रहे हैं,
इसका मतलब यह है कि कुछ लोग पाकिस्तान को बंद गली में ले जाना चाहते हैं, और इसका मकसद क्या है? ये बड़ा खौफनाक बात, बड़ी खौफनाक बात। ठीक है, हिलाली साहब, आपको क्या लगता है जो खत लिखा है सदर आरिफ अलवी ने, उसका कोई इम्पैक्ट होगा या फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा? ये मुझे पता नहीं है, मगर मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ औरिया साहब से कि ये डिलिबरेट है। ठीक है। और ख़त भी बड़ा अच्छा था, मिसाल दिया उन्होंने सिविल वॉर का, और मिसाल दिए जिधर सिविल स्ट्राइफ भी है और बल्कि जंग भी है, और फिर भी अगर आपका कमिटमेंट डेमोक्रेसी का है तो फिर इलेक्शंस हो सकते हैं। मगर देखिए, सीधी सादी बात यह है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होना था बकौल कॉन्स्टिट्यूशन। 17 दिन गुजर गए, कितने दिन रह गए? 60, 50, 55, 60 ऐसा कुछ। बिल्कुल 55-60 दिन आपको जरूरत है इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो अगर आप 55 और 60 निकाल दें 90 से और 70 निकाल दें 90 से, तो कोई एक 10 दिन 12 दिन रह गए हैं जिसके अंदर अंदर अगर इलेक्शन का फैसला ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन को बहुत मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, अब से क्या क्या बहाने अब तक इस्तेमाल हुए। एक के पैसे नहीं है, लोकल करेंसी नहीं है, आप यकीन कर सकते हैं? माने 1 बिलियन आप वीगोज ले सकते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, 1 बिलियन रुपया आप खर्च करके वीगोज ले सकते हैं। आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने एक मिसाल दिया 80 से ज़्यादा मिनिस्टर्स, ये, मगर आपके पास इलेक्शंस के पैसे नहीं है। आपके पास हाई सिक्योरिटी नहीं है। आपको पता है ना, हर शहर में हम निकलते हैं, पहले में एक स्काउट निकलता है, फिर आप खुद बंदूक के साथ निकलते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या होता है। नॉनसेंस सिक्योरिटी है। और जिस इलाके में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, उसका आईजी कहता है कोई बात नहीं, मैं आई कैन होल्ड इलेक्शन। एग्जैक्टली। जाहिर है रीएनफोर्समेंट्स वो मांगे हैं और रीएनफोर्समेंट्स उसका हक है और रीएनफोर्समेंट्स उसको मिलेगा। फिर कहते हैं हाय ओहो, आपको पता है डीलिमिटेशन पूरे नहीं हुए हैं। अभी याद आया आपको, नहीं, डीलिमिटेशन माने वो जो, हाँ, इन दैट सेंस मरदमशुमारी, हाँ एग्जैक्टली, उसी को बहाना बना हल्का बंदियां। 5 साल नहीं, और फाइनली वो कहते हैं, और ये खौफ पैदा हो रहा है कि भाई इमरान खान को अरेस्ट कर लो। इमरान खान को अरेस्ट कर लें तो भाई अपना तो आपका फिर मकसद पूरा ही हो जाएगा, दूसरे दिन आप शायद इलेक्शन डेट दे देंगे। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये क्या है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारा इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट का कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी जीरो। अब इसके बाद आप चाहते, जब लंबे लंबे तकरीरें करते हैं लोग डेमोक्रेसी के बारे में और कितना ज़रूरी है और कितना रॉन्ग है, अगर वो ठीक नहीं तो फॉरगेट अबाउट इट। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, और मैं औरिया साहब से भी पूछना चाहता हूँ। औरिया साहब, मैंने कोशिश ये की थी आज पता करने के जो हलफ उठाते हैं चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं प्रोविंस में, क्या उस हलफ में कुछ है अबाउट बीइंग नॉन पार्टिजान, माने बीइंग न्यूट्रल? क्या वो हलफ में है? इसलिए अगर वो हलफ में है तो बड़े सारे लोग अब शिकायत कर रहे हैं कि अचानक लाहौर में जो पीपीपी के फ्लैग्स हर जगह आ गए हैं, जब इलेक्शन का डेट भी नहीं अनाउंस हुआ है, और जब बैकग्राउंड और लॉयल्टीज जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनका पता है हमें। अब निगरान सीएम की बात कर, जो आदमी बैठा हुआ है उसके ऊपर, हाँ, तो हाउ इज इट नॉन पार्टिजान? आपका क्या है इस पे ख्याल है? जी औरिया साहब, देखिए, पहली बात तो यह है कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। हुआ यह था कि जिस वक्त पहली दफा निगरान चीफ मिनिस्टर मुकर्रर हुए थे, मैं उस वक्त वो सेक्रेटरी था इसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। अच्छा। और भी लोग थे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के लोग चले गए थे, कुछ इन्होंने फैसले किए थे जिस पे उन्होंने कहा था कि सिर्फ डे टू डे बिजनेस कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ वो कहते ये हैं कि एक्सीजेंसीज के प्रोग्राम और पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ी तफसीली वर्डिक्ट है, और उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की जो शिक है उसको इंटरप्रेट किया था। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जब इलेक्शन शुरू होते हैं
तो तमाम चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं और इख्तियार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास आ जाता है। अभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम पोस्टिंग ट्रांसफर पे पाबंदी लगा दी है। लेकिन हिलाली साहब, जुल्म की बात पता है क्या है? अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है ना, मैं पिछले दिनों 2 दिन पहले एक बच्ची के ट्रांसफर के लिए गया। वो स्कूल की थी, 5 साल उसने एक जगह गुजार लिए थे, घर वापस जाना चाहती थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी हमें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पाबंदी लगा दी है। तो मैंने कहा ये जो तुमने इतने सारे एसपी और आईजी तब्दील किए, उन्होंने कहा ये हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से परमिशन ले ली थी। अच्छा। हिलाली साहब, ये है जुल्म कि जब आप कनाइवस कर लें, जब आप मिल जाएं, जब आप इकट्ठे हो जाएं, तो फिर क्या हो सकता है इसके अंदर? असल मसला ये है कि इख्तियार तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास चली जाती हैं, वो ही करता है, वही मैनेज करता है। कोई इलेक्शन का फ्रीज किया जाता है उस वक्त फौरी तौर पे 3-4 चीजें फ्रीज हो जाती हैं। इलेक्शन की इलेक्टोरल लिस्ट फ्रीज हो जाती है उस दिन जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, कोई और वोटर नहीं दाखिल हो सकता। तमाम सेंसस की चीजें फ्रीज हो जाती हैं। आप मजीद ये नहीं कह सकते जी 4 दिन के अंदर 5 लाख बच्चे नए पैदा हो गए हैं तो ये क्या करें हम, या 5 लाख लोग जवान हो गए हैं तो इनका क्या करें? फ्रीज हो जाते हैं। तीसरा, आपकी लिमिटेशन फ्रीज होते हैं। अगले दफा आ जाओ, अब करते हैं। कोई दुनिया में पाकिस्तान का आखिरी दिन नहीं है। डेट तो अनाउंस नहीं हुई, तो जी डेट तो अनाउंस नहीं हुई लेकिन अभी तक नहीं, शेड्यूल अनाउंस। लेकिन केयर टेकर जब आ रहे तो केयर टेकर लिमिटेशन आ जाती है। अब वो कर क्या रहे हैं? कर यही तो कर रहे हैं। इसको डिले कर रहे हैं, अपनी मर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन लगा रहे हैं अपनी। अच्छा, एक और बात बताऊं, हिलाली साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार, अगर उनको ये आज यकीन हो जाए कि इमरान खान को नाहल करने से वो हार जाएंगे, पीटीआई खत्म हो जाएगी, तो अभी 1 घंटे में कर दें। अच्छा। इमरान खान को जेल में डालने से वो अब ये काम रुक कर देखा। उन्होंने नवाज शरीफ को नाहल करार दे दिया। आप क्या कर सके? नवाज शरीफ चला गया, पंजाब में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लेके आया। ऊंचा करो। हाँ, उसके बाद उसके अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं बन रही थी, आजाद अरकान को मिला के बनाया। बिल्कुल। यानी नवाज शरीफ जैसा बंदा भी इनको, उन्होंने उसको नाहल करार दिया, उसके बावजूद भी वो खत्म नहीं। इमरान तो पॉपुलैरिटी की हद पे है। यानी नवाज शरीफ जो था खत्म हो चुका हुआ था ना, अभी भी खत्म है ना, उसको पूरी जिंदगी के लिए नाहल करार दे दिया, लेकिन उसकी पार्टी मर गई नहीं। तो ये है असल मसला। हाँ, ठीक है। अच्छा हिलाली साहब, अब हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो ये मौक़िफ़ अपना रहा है कि जी इलेक्शन जो है वो बार बार नहीं करा सकते, हमारी मईशत इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो फिर क्या ये अच्छा नहीं कि फिर तमाम ही इलेक्शन जो है, जनरल असम्बली का इलेक्शन भी, सूबाई असम्बली का भी फ़ौरन करा लिया जाए, जल्दी करा लिया जाए और एक साथ भी करा लिया जाए? देखिए, हम तो हमारे कन्वीनियंस के तहत तो वी कैन नॉट मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि इस वक्त कन्वीनियंट नहीं है, थोड़ा देर कर दो, या कुछ एक कोई बड़ा स्पोर्ट्स ओकेजन है, थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो, या प्राइम मिनिस्टर इधर जा रहा है वो इसलिए। नो, नॉट एट ऑल। 90 डेज, विद इन 90 डेज आपको होल्ड करना है। और बाय द वे, इंसिडेंटली ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये 5 साल के लिए है ना, ये 2 प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए 5 साल के लिए। तो मैं अगर आपको कह दूं कि 6 महीने पहले अगर इलेक्शंस हो सकते हैं इन पीसेस, सो व्हाट, बाद आप बाकी करवा लें। कहने की बात ये है, इट डज नॉट सूट दी गवर्निंग पार्टी, उनके हक में नहीं है। उनको पता है क्या होने वाला है अगर ये इलेक्शंस ऑन टाइम वो होल्ड करें। और देखिए, ये कंफ्यूजन भी है। किसी ने कहा कि मैं आपको बता दूं, ना इमरान खान अरेस्ट होगा, ना डिस्क्वालीफाई होगा, ना उसको खुदा ना करे जान से मार देंगे। हम लोग तो खैर वो नहीं कहा, माफ करिए, बट ही वाज, उसके जो लीनिंग्स थे वो गवर्नमेंट के साथ। अच्छा। वो कहने लगा कि देखिए कि आप लोग कितने कंफ्यूज हो रहे हैं। आप लोग, अब ये सयाम अहमद कुरैशी कह रहा है मैं वापस जाना चाहता हूं पार्लियामेंट में, मैं बैठना चाहता हूं एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। क्यों? कि कहते का प्राइम मिनिस्टर पे फिर हमारा भी बोली, हमारा भी वर्ड, हम जो कहेंगे उसका भी असर होगा। तो देखिए, ये एक किस्म का लोग कह रहे हैं टैक्टिक है, मगर मैं नहीं समझता हूं टैक्टिक है। और मैं समझता हूं कि ये विजिट भी जो हो रहा है इस वक्त हमारे आर्मी चीफ का, इन एवरी, ये सब इज अ बिल्ड अप
टू दैट फैसला, वो फैसला कुन डिसीजन कि क्या इलेक्शन होने चाहिए या इस वक्त नहीं। मैं नहीं समझता, अगर आंसर इज नो तो मैं वाकई नहीं समझ सकता कि हाउ दे विल, कैसे वो क्या कहेंगे, बहाना क्या है उनका नहीं होल्ड करने के, कन्वीनियंट नहीं है। तो ये आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर है। ओरिया साहब बताएंगे कि क्या बहाना होगा, बाहर से आएंगे। अच्छा ओरिया साहब, एक और आज खबर ये आई है कि लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का जो हुक्म था वो मुअत्तल कर दिया है और मुतल्लिका हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात ताहुक्म सानी रोक दिए। तो कैसे पीटीआई के असम्बली में वापस आने के इम्कानात रोशन हुए हैं, जो कि वो चाह भी रहे थे? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि ये जो बंदे हैं जितने भी, उन्होंने स्वाय एक राज फतेहाना की सीट को छोड़ के बाकी सारी खवातीन सीट्स हैं या अक़लियत की सीट्स हैं। अच्छा, अब ये बड़ा मज़ेदार कैच था, अगर हाईकोर्ट ना करती तो इलेक्शन कमीशन को इनकी जगह लिस्ट में बंदों को लाना पड़ना था, वरना कोई मसला नहीं। कोई हाईकोर्ट का डिसीजन आ चुका था। पंजाब के अंदर हुआ ये था कि उन्होंने उनकी 5 सीटें जो थीं वो बहाल नहीं की थी ज़िमनी इलेक्शन से पहले, तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि पूरी की पूरी एक दफ़ा इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो जाए तब हम करेंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा था नहीं, ये तो सीटें। अब वो कहते हैं कि इनकी जगह इमरान खान ने लिस्ट में से और खौफनाक किस्म के बंदे भेज दिए, मच्छंदर भेज दिए, तो फिर क्या होगा? ठीक, तो अभी तो ये चल रहा है। तो लेकिन ये था कि हाईकोर्ट ना करती तो इलेक्शन कमीशन को करना पड़ता था, इलेक्शन कमीशन ना करता तो हाईकोर्ट ने करना पड़ता था। एक तो ये है कि राजा रियाज साहब की बादशाही जो आज से खत्म हो गई। इसके बाद एक और चीज भी बड़ी अहम हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इमरान खान इस मामले के अंदर कोई एक नो कॉन्फिडेंस मूव देता है और उसमें राजा रियाज समेत जो है अगर उसमें शिरकत नहीं करते तो उनकी सीटें खत्म हो जाती हैं, वो नाअहल हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, अब मार्च में इलेक्शन आ रहे हैं कौमी असम्बली के उन सीटों के, जो कि तकरीबन 40 के करीब सीटें, फिर आगे भी आ जाएंगे। ये एक ऐसी फिजा है जो फिजा पीटीआई को रास आती है, और वो इसलिए रास आती है कि पीटीआई ने एक माहौल बनाया हुआ है। मरियम नवाज अब माहौल बना रही है, मुल्तान में लड़ाई हो रही है, वहां जाके अपना आज तो केपीके में के अंदर मेहताब अब्बासी की वो लड़ाई हो गई, माहौल बना रही है, उनके अंदर अपने कंफ्यूजन पैदा हो चुका हुआ है। शायद खाकान अब्बासी कुछ कह रहा है, मुफ्ती कुछ कह रहा है। दूसरी एक और मैं बात बताऊं आपको, गवर्नमेंट हमेशा जो है वो डिसएडवांटेज पे होती है, इसलिए कि बिजली नहीं हो रही, रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा, फलाने, ये सारी गालियां जो है हुकूमत के खाते में पड़े। ऑपोजिशन ने तो कुछ नहीं करना, ऑपोजिशन ने कहना तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम नकम्मा हो, तुम नकारा हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए वो इस ज़िमनी इलेक्शन से भी घबरा रहे हैं। इतने सवाल हैं कि मेरे ख्याल है 10 दफा सोचना पड़ेगा किसी किस्म का स्टेप लेने के लिए। बड़े खतरनाक सवालात और मामलात हैं। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इनको मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आज़म ऑफिस से एक हैंड आउट जारी हुआ है जिसके मुताबिक वफाकी काबीना ने एक कमेटी तश्कील दी है जो पाकिस्तान पीनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में तरमीम के बिल का जायजा लेगी, जिसके तहत पाक आर्मी और जुडिशरी पर किसी भी मीडियम से तनकीद या तज़हीक करने वालों को 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सज़ा दी जा सकेगी, और ये जुर्म करने वाले को बगैर वारंट की गिरफ्तार भी किया जा सकेगा, और ये जुर्म नाकाबिल ज़मानत और नाकाबिल मुआफ़ी होगा। तब इस बिल पर किसी मुखालिफ पार्टी का रद्दअमल तो बाद में सामने आएगा। फिलहाल हुक्मरान इत्तेहाद भी इस बिल पर डिवाइडेड नज़र आ रहा है। और ये साहब, ये बिल क्या है? फ़ौज और अदलिया की तो पहले ही बड़ी तकरीम की जाती है और इदारों या अफराद के खिलाफ बोलने वालों के लिए पहले भी कवानीन मौजूद हैं, तो फिर इस तरमीम की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? देखें, पहली बात तो यह है कि आइन क्या कहता है। आइन का आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम और द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ, friendly relations with foreign states, public order, decencies or morality, or in relation to the contempt of the court. बिल्कुल। अब मसला सारा ये है कि ये क्लियर कट चीज़ें बता दी गई हैं कि आप इस्लाम के बारे में, ग्लोरी ऑफ इस्लाम के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। ठीक है। पाकिस्तान की बका, सलामती, इंटेग्रिटी के बारे में कोई बात कर सकते। सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान,
अब क्या सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी है? क्या जफर हिलाली और ओरिया मकबूल जान जो है इस पाकिस्तान के दिफा के जिम्मेदार नहीं? क्या हम अपनी जान का, अपने खून का आखिरी कतरा बहाने को तैयार नहीं? वी आर ऑल इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। इसके खिलाफ बात नहीं हो सकती। कोई मुझे भी नहीं कह सकता कि तुम गद्दार हो। ये मेरी जात के खिलाफ है, बिल्कुल, ये मेरी इज्जत के खिलाफ है, ये मेरी तौकीर के खिलाफ है, ये मेरा पाकिस्तान के साथ रिश्ते के खिलाफ है। जो शख्स मुझे भी कहता है उसको भी 5 साल की सजा दो पे। ये क्या हो सकता है कि मैं जिंदगी भर इस मुल्क के साथ मोहब्बत करूं, इस मुल्क की मट्टी में मरना पसंद करूं, मेरा कोई एवन फील्ड ना हो, मेरा कोई रेंज ना हो बाहर, मेरे खिलाफ क्यों 5 साल की सजा नहीं होती? जफर हिलाली के खिलाफ सजा क्यों नहीं होती? इसने पूरी जिंदगी इस मुल्क के ऊपर लगाई है। उस आम आदमी के साथ क्यों सजा होती कि जो धरती को चूमता है? सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान आइन कहता है उसके सब जिम्मेदार हैं ओनली। अब इसमें क्या किया गया? ये 501, 502, 503 या 1860 में अंग्रेज बहादुर ने बनाया था। बिल्कुल। और क्यों बनाया था? अंग्रेज बुनियादी तौर पर यह तस्वर दे रखता था कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ 7-8 लोग, 8 लाख लोग जो सिविल सर्विस है, जो उनके वफादार किस्म के टोडी किस्म के लोग हैं, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किए हुए हैं, और जो उनकी आर्म फोर्सेस हैं जिनमें कुछ गोरे थे, कुछ यहाँ के लोकल भर्ती किए हुए थे। ठीक है। सिर्फ वो गद्दार नहीं हो सकते, बाकी सब गद्दार हैं। वो मुहिब्बे वतन है सिर्फ, बाकी सब मुहिब्बे वतन नहीं है। अदालत का ठीक है, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत का एक ठीक है, हम भी मानते हैं कि अदालत की एक इज्जत होनी चाहिए। दुनिया पूरी में कानून है, लेकिन बुनियादी तौर पर अदालत के बारे में इसीलिए अदालत में ये अलाउ कर दिया गया कि किसी भी फैसले के ऊपर आप गुफ्तगू कर सकते हैं, किसी की जात पे नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। जज के इंटेंट के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सकते, जज के कैरेक्टर को मलाइन नहीं कर सकते। कंटेम्प्ट ये होती है, और कंटेम्प्ट जो है उसके डेकोरम पे होती है। हमारे एक दफा एक जज साहब थे, वो बैठे हुए थे, उनका बड़ी आदत थी वो पांव से जूती उतार के तो चप्पल पहन लेते थे। अच्छा। उन्होंने एक बंदे को कहा कि मैं तुम्हें कंटेम्प्ट में पकड़ूंगा। उन्होंने कहा मुझे कहते कंटेम्प्ट तुम कर दो, तो मैं चप्पली पहन के आए हुए, तुमने अदालत की कंटेम्प्ट, मजाक में बात कर रही। लेकिन मैंने कंटेम्प्ट की एक और बात बताऊं। केरला हाई कोर्ट में एक दफा एक साहब जो थे, एक जज साहब नाराज हो गए एक गरीब साफी से। उन्होंने को खबर लगाई, उन्होंने कहा इसको पकड़ के ले आओ। एसएचओ को कहा, एसएचओ साहब गए, उसके बाद वापस आए, उन्होंने सलूट किया यूं करके। उनका जज साहब मैं गया हूं, उसके तो एक्सीडेंट हो गया है, वो जो है वो तो अस्पताल में पड़ा। अच्छा। जज साहब को गुस्सा था। जज साहब ने कहा उसको स्ट्रेचर में डाल के लाओ। जैसे ही स्ट्रेचर में आया वो हाईकोर्ट के अंदर दाखिल हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर दी कि तुमने इसको स्टेज पे बुला के अदालत की तौहीन की। आम आदमी नहीं, जज भी अदालत की तौहीन करता है जब वो जज के उसके मनसब के खिलाफ बात करता है। तो ये जो कानून पास किया जा रहा है, अल्लाह का वास्ता, ये कानून पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ मत बनाओ। ये अवाम उस मुल्क से उतना ही मोहब्बत करती है, और वो बगैर तनख्वाह के करती है। उसको प्लॉट नहीं मिलता, उसको रिटायरमेंट पे घर नहीं मिलता इस आम आदमी को। वो बड़ी अच्छी पाकिस्तान के साथ चलता है, वो बहुत मोहब्बत करता है इससे। बड़ी अच्छी आपने बात की है। हिलाली साहब, फ्रीडम स्पीच आइन में तो है, लेकिन इसी फ्रीडम को कर्व करने के लिए आईनी तरामीम भी आ जाती हैं। अब इस वक्त जो रिसेंटली हम बात करें जिस तरमीम के बारे में, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए, पहली बात तो यह है, किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट करना, इसका मतलब डिक्टेटरशिप है ना। यही होता है डिक्टेटरशिप। किसी को पूछने की, कहने की जरूरत नहीं है, पकड़ो तो पकड़ लो। इधर भी नहीं लिखा है कि रीजनेबल कॉज टू सस्पेक्ट, कुछ नहीं। एक आदमी कहता है ये कुछ ऐसी चीज कही है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं इस इंस्टीट्यूशन का बंदा हूं, मैं इस कहता हूं पकड़ो, पकड़ लेते हैं। नो, you have to have some control. Warrant without arrest? On what grounds? अच्छा, एक दूसरी बात देखिए, हमारा सबका हक है डिफेम नहीं होना, इसलिए
दूसरे मुल्कों में ये कानून नहीं है इस तरीका का। खबरदार करो, नो, हमारा हक है। अगर आपने मुझे आके इंसिन्युएट किया, छोड़े एक्यूज किया, इंसिन्युएट किया कि मैं ऐसा ऐसा हूं और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट मेरी नौकरी जाए या मेरी इज्जत गिर जाए, मेरा हक है आपको कोर्ट ले जाना और डैमेजेस के लिए आपको सू करना। ये मेरा हक है। आई डोंट नीड अ लॉ फॉर दिस। और कोर्ट देखेगी, एसेस करेगी कि क्या उसने जो कहा है वैलिड क्रिटिसिज्म, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म, बेहतरीन प्रोसीजर, या डिफेमेटरी, लाइबलस, स्कैंडलस। तो ये मैं कहना चाहता हूं, अब ये एक इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये एक आदमी को नहीं, ये एक इंस्टीट्यूशन को पता करना है। तो अब ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कह दें कि कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। भाई आखिर जुडिशरी कहती है हमारे खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म तो कोई भी कह दे, हर इदारा कह दे, जजमेंट के, सोचिए जजमेंट के खिलाफ बेशक आप डिस्प्यूट करें, मगर जज के खिलाफ नहीं। भाई वेयर डज इट कम? द जजमेंट कम्स फ्रॉम द जज। हम क्यों कहते हैं जस्टिस मुनीर? हम क्यों जाके देखना चाहते हैं जस्टिस मुनीर का पूरा बैकग्राउंड क्या है? इसलिए उसकी जो जजमेंट थी अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेसेसिटी, तबाह कर दिया पाकिस्तान की हिस्ट्री को। तो मैं कहना चाहता हूं ये डेमोक्रेसी हमारी नहीं है, ताजी है। प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त करें। मैं समझता हूं इस वक्त जो किस्म की क्रिटिसिज्म आई है फौज के खिलाफ बड़ी गलत है, और मैं बार बार अपने आप को डिसोसिएट करना चाहता हूं उन लोगों से जो इस किस्म की बातें करते हैं। और मुझे कितने दफे क्या है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तुम डरते हो, तुम बुज़दिल हो, ये वो, doesn't matter. I have to tolerate that for the sake of democracy. Yes. तगड़ा चमड़ा, thick skin, take it. और अगर वो क्रिटिसिज्म ना हो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं फिर क्या होगा। बगली में बात होगी, यार ये देखो तो सही, ये आ गया, वो आ गया। इट्स नॉट हेल्थी, इट्स नॉट गुड, फेस इट। इट्स नॉट हेल्दी। और झूठ अगर है, ये क्या आप उसको 5 साल के लिए अंदर, झूठ अगर है उसको कोर्ट में ले जाएं, उसका घर खत्म करें। कहें कि तुम झूठ कह रहे हो मेरे बारे में, तुम कह रहे हो मैं बुज़दिल हूं, मैं जंग में भाग गया, मैं ये हूं, मैं ये हूं। रॉन्ग, तुमने मेरे करियर को इम्पैक्ट किया है, पे आप चुप हो जाएंगे 2 मिनट में, जुर्माना कर दें। तो एनीवे मेरा ख्याल में अफसोस है कि व्हाट अबाउट अगर जुडिशरी और आर्म फोर्सेस, तो व्हाट अबाउट ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस? क्या हमारे बारे में ऐसा एक और कानून निकाल लें फिर क्या? फिर डेमोक्रेसी का फायदा है? स्क्रूटनी फिर एंड पे पार्लियामेंटेरियंस ही आते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी आती है। अच्छा ओरिया साहब, आपको क्या लगता है ये पीटीआई वाले इस बिल की मुखालिफत कर सकते हैं, जबकि अपने दौरे हुकूमत में पीटीआई ने इसी तरह के एक सेम बिल प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में तरमीम की थी? तो क्या इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि हर दौर में कवानीन का सहारा लेकर तनकीद का रास्ता बंद किया जाता है? देखें, जिस वक्त भी वो चाहेंगे इस तरह का कानून पास कराना, वो पास करा लेंगे। पाकिस्तान के आइन में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की कोई एक भी शिक मौजूद थी? नहीं थी, नहीं थी। एक्सटेंशन हो ही नहीं सकती थी, ठीक। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आराम से कहा हम इसको पार्लियामेंट में वापस भेज देते हैं, आप इसको बनाएं और देखें, एक दफा के लिए बनाएं, दूसरी दफा ना बनाएं, बाजवा साहब के लिए बनाएं। फिर और क्या बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे सरकार में पहुंचे तो सभी एक। दौड़े दौड़े नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, मौलाना फजल रहमान, कहीं मेरा वोट न रह जाए बाजवा साहब को देने। एक पॉइंट था जिसमें सारे एक पेज पे आ गए, कहीं मेरा न्योंदरा ना जो होता है ना, वो लिखते ना उसके ऊपर शादी वाला लिफाफा, कि मैं यार ये दिखा के देना कि मेरा लिफाफा मेरा लिफाफा पहुंच गया। यानी पूरे के पूरे 342 लोगों ने वोट दिया। तो भाई हमने रोना है, हमने तो रोना है। जिन लोगों ने असेंबली में बैठना है उनने कहेंगे 10 साल, वो कहेंगे बिस्मिल्लाह हमारा न्योंदरा डालो इसके अंदर, भाई हमें हाजिर, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक।
बिल्कुल ऐसे ही है। वो हिलाली साहब वो एक वाहिद पॉइंट था जिसपे सारे वाकई एक पेज पर थे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा हमारे दोस्त और या साहब ने, बड़ा अच्छा कहा। बिल्कुल, ही कैप्चर्स इन स्पिरिट एवरीथिंग आई वांटेड टू से। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना में 5 मुआविनीन खुसूसी का इजाफा किया है, जिससे मुल्की तारीख की सबसे बड़ी काबीना का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। तकरीबन 85 मेंबरान हैं। तो जाहिर है इतना काम कर रही है हुकूमत, तो काबीना भी तो चाहिए। मगर इतना काम करने के बावजूद भी सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने LCs बंद करके दरामदात को मसनूई तरीके से कंट्रोल करने की जो कोशिश की, उसका फ़ायदा ये हुआ है कि 40 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने खाम माल दस्तयाब ना होने की वजह से प्रोडक्शन 1 हफ्ते में बंद करने का ऐलान कर दिया है और अद्वियात की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा भी कर रखा है। तो ओरिया साहब क्या देखना है, माली बहरान के पेश नज़र गैर ज़रूरी या लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी तो बनती है, लेकिन हुकूमत ने अद्वियात का खाम माल की दरामद भी रोके रखी है। तो ये कहाँ की दानिशमंदी? देखिए, तीन चार चीज़ों का फ़ायदा होता है जब इस किस्म के, और 3-4 ग्रुपों को फ़ायदा होता है। जो बंदा मौत के दरवाजे पे है ना, वो तो ढूंढ के लाएगा ना कहीं से उसको मिल जाए। आपको शायद याद नहीं कि ईरान के, हम तो ईरान बॉर्डर में रहे हैं, ईरान के अंदर चूंकि ये दवाई नहीं है जिससे हम कहते हैं अपना जेनेरिक नेम की, वहाँ स्पेसिफिक नेम की जेनेरिक नेम वहाँ चलते हैं। अच्छा, मतलब एक ही क्लोरोफेनिकल है, वो सारी एक ही तरह के बनाते हैं। यहाँ होता है फाइजर की और बनाता है, फलां की और बनाता है, फलां की और बनाता है, हर एक की अलग अलग कीमत। तो बहुत ज़ाहिर बात है आम आदमी को चाहिए होता, तो वहाँ से आम आदमी जो है वो वहाँ से स्मगल करता है, और स्मगलिंग की एक बहुत लंबी लेन है लगी हुई। ठीक, उसमें होता यह है कि जिस बंदे कोई नीडी आदमी है वो कहता है बस ले होता है। अस्पताल के दरवाज़ों के ऊपर पर लोग, मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी मिसेस जो है उनको 2 दफ़ा कीमोथेरेपी हो गई है और तीसरी दफ़ा कीमोथेरेपी की दवा नहीं मिल रही। अब वो दवा कैसे ले आएंगे? ज़ाहिर बात है कोई रास्ता निकालेंगे, कुछ चीज़ बेचेंगे, कुछ गोल्ड बेचेंगे, गोल्ड बेच कर बाजार से ब्लैक में से डॉलर खरीदेंगे। डॉलर तो यहाँ मौजूद है। डॉलर के बारे में एक बड़ी पाकिस्तान के अंदर एक मिथ बनाई जा रही है कि अफगानिस्तान में डॉलर जा रहा है। अब मैं आज हिसाब लगा रहा था और बहुत सारे लोग बैठे हुए, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है वो खासा इस मतलब काम चाम उन्होंने इसी फील्ड में किया हुआ है। अच्छा। अब अफगानिस्तान के अंदर जो डॉलर है वो पाकिस्तान से 1 रुपया 1.5 रुपया सस्ता है तकरीबन। ठीक है जी, तो कौन बेवकूफ का बच्चा है जो पाकिस्तान से डॉलर उठा के वहां लेके जाएगा? ये बड़ा अहम पॉइंट है, बड़ा अहम पॉइंट है ना। और जब मस्तान खान ने हमारे बात की कि लोगों ने यहाँ पर उसमें छुपाए हुए हैं तकियों में डॉलर। ओरिया साहब इस पे करते हैं बात, इसको मैं जरा एक्सप्लेन भी थोड़ा करना चाहूंगी ताकि नाजरीन को समझने में आसानी हो। हिलाली साहब पहले जरा मेडिसिन पर आपसे भी बात कर लेते हैं। मेडिसिन में आम अद्वियात के अलावा जान बचाने वाली अद्वियात भी शामिल हैं, तो उनकी किल्लत कितनी जिंदगियों को निकल जाएगी? हुकूमत अब किस इंतजार में है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का इस वक्त हाल हो रहा है? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि 75 साल में गरीबों के लिए इस मुल्क में कुछ नहीं मिला है। उनको बेरोजगारी मिली है और जुल्म मिला है, और एक ही चीज मिला है, वो था हेल्थ कार्ड। हाँ। अब वो हेल्थ कार्ड को आपने खत्म कर दिया है, डिसबैंड कर दिया है, इसलिए कि पैसे नहीं है पैसे गरीबों के लिए नहीं है। और दूसरी बात ये है मेडिसिन को, ये क्या किस्म का ट्रीटमेंट है? लाइफ सेविंग मेडिसिन पे आप जाके ये कर रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकता हूं कि ये कानून ऐसा है कि आप मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन को आप रोकेंगे और फिर कोई फैसिलिटी नहीं होगी। अगर हेल्थ कार्ड रखें तो बढ़ाएं इनका कॉस्ट, कोई बात नहीं, इन दी एंड आप पे पड़ता है। मगर अगर हेल्थ कार्ड हर आदमी के लिए नहीं है, कम से कम गरीबों के लिए नहीं है, तो ये जो बढ़ाना, इट्स अ डेथ सेंटेंस, ये सजाए मौत है। ये आप चाहते हैं चंद वोट्स के लिए? क्या लोग हैं यार, ईमान से, क्या सिस्टम है। तो
बिल्कुल ऐसे ही बड़ी तशवीशनाक बात है। अच्छा और ये सब आपकी ज़रा बात पर आ जाते देखिए, हैं, मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाज़त है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि ये मामला है क्या जी। पाकिस्तान से रोज़ाना 50 लाख डॉलर्स अफगानिस्तान स्मगल किए जा रहे हैं, ये खबर चल रही है। तो इस पर लॉजिकल और टेक्निकल सवाल ये बन रहा है कि अगर $500 पाकिस्तान में बेचे जाएँ तो 1,36,191 रुपये बनते हैं, और वही $500 अफगानिस्तान की करेंसी में बेचकर 45,065 रुपये बनते हैं। तो फिर इन 45,000 को अगर पाकिस्तानी रुपए में करवाएं तो 1,36,191 रुपए ही बनते हैं, जो कि सेम वही है, ₹1 कम है जो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत है। तो ये कौन सा अक्लमंद है जो बिना किसी फायदे के जान जोखिम में डालकर डॉलर स्मगल कर रहा है, और पेट्रोल और कंटेनर का खर्चा ऊपर से है। तो और ये सब आपको क्या लगता है मुमकिन तौर पर क्या फायदा हो सकता है इसमें, और ये भी हो सकता है कि डॉलर स्मगल ना हो रहे हो बल्कि अशिया की तिजारत में नहीं, ये कफ़ा फैलाई जा रही है ना, पूरे मुल्क के अंदर कफ़ा फैलाई जा रही है, और डॉलर लोगों ने अपने अंदर रखे हुए। को मतलब बेवकूफ का बच्चा है ना, जब पाकिस्तान में जाकर डॉलर बेचेगा, किस खुनियाद पे बेचेगा। अब आली साहब ने जो बात की है ना हेल्थ कार्ड की, इस पे आज हमारा पूरा टॉपिक होना चाहिए था। मरियम नवाज की ऑडियो पकड़ी जाती है और वो कहती है शहबाज शरीफ को कि हेल्थ कार्ड जो है ये बंद कर दो, इसलिए कि ये हमारे लिए बड़ा मसला रहेगा। इमरान खान ने जो ये हेल्थ कार्ड जारी किया है। अच्छा। और इस हेल्थ कार्ड के ऊपर मैं आपको मिसाल देता हूं, हमारे अपने फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं, सेक्रेटरी हेल्थ रहे थे काजी आफाक, अल्लाह बख्श से फौत हो गए। वो आए एक दिन और मुझे कहने लगे कि ये साहब हैरान हो गया हूं कि मैंने हार्ट का ऑपरेशन कराया और मुझे ₹1 नहीं देना पड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल से। आप बताए, मैं सेक्रेटरी लेवल पे होता था, मेरी वालदा बीमार हुई हैं, मैं सेक्रेटरी हेल्थ की सिफारिश ढूंढता था कि जाके कमरा लेके उनको उनके अंदर रखा 2.5-3 महीने के लिए, वो मुस्तकिल बीमार रही थी। हेल्थ कार्ड की वजह से आप आसानी से किसी एक जगह पे जाके आप वो इलाज करा सकते थे, तो लोग 10 लाख तक करवाते रहे। आप इतने जालिम हो यार, आपको शर्म नहीं आती? आपने क़यामत के दिन जवाब नहीं देना अल्लाह के सामने? क्या ये मुंह लेके, क्या अल्लाह ताला खूबसूरतियां नहीं पसंद करता? एक आदमी की मौत पे अगर वाकया होती है तो मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब आप अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। मैं सच्ची बात बताऊं आपको, आज इसका मतलब यह है कि वो जो ऑडियो पकड़ी गई थी वो ठीक साबित हुई। और तुझे ये बताइए कि आपने हेल्थ कार्ड के अंदर कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं, इसमें डॉलर लगते हैं। आपने सिर्फ डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है ना, जो कि आप कर रहे हो, और कैसे नहीं कर सकते आप। और आपने फिर कहा गया कि नहीं ये खाया जा रहा था। ओ भाई, गरीब आदमी जाके अस्पताल में इलाज कराता है, तुम्हारी तो सर्जरी होती है दुनिया के 2 मुल्कों में सिर्फ। इस मुल्क में ऐसे लोग गरीब हैं कि जिन बेचारों की सर्जरी जो थी वो एक हेल्थ कार्ड पे होती थी। आपने तबाह बर्बाद कर दिया है। आप उन गरीबों की आहट से नहीं डरते और मुंह से आप इलेक्शन के अंदर जाओगे। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है डॉलर की स्मगलिंग का जो मामला चल रहा है, तो ये क्या मामला है? क्या वाकई अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं पाकिस्तान से डॉलर, या अफवाही है जैसा ओरिया साहब भी कह रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। अच्छा। और क्या ये 5 मिलियन? एक हफ्ता पहले मैंने आपको बताया था कि 15 से 30 मिलियन डॉलर रोजाना मुझे कहा गया था कि चोरी हो रही है, और अब अगर 5 मिलियन पे आ गया है तो शुक्र है। नहीं, इतना नुकसान कौन उठा रहा है? क्या है, इतना नुकसान कैसे उठा रहे हैं? हम उठा रहे हैं, इसलिए आप हमारी फॉरेन एक्सचेंज देखें क्या हालत है। मगर नहीं, उसूल देखे ना, एक आदमी जब अफगानिस्तान में जाके बेचेगा महंगा बेचना चाहिए ना, वहां तो सस्ता है। तो ये कौन सा 90 रुपए है? कौन सा बेवकूफ है जो वहां जाकर नुकसान उठाएगा अफगानिस्तान बेच के? वहां पर डॉलर ऐसे बेवकूफ पाकिस्तान में कहां मिलते हैं? मुझे भी मिला दें, ₹1 कम पे मैं उसका डॉलर। वहां डॉलर की कीमत 90 रुपए है। डॉलर उधर बेचता नहीं है। क्या करते हैं? डॉलर उसको बेचने की जरूरत नहीं है। डॉलर वो ले जाके अपने चीजें जो अफगानीज नहीं लेते हैं, वो सिर्फ डॉलर लेते हैं, उससे खरीदता है। क्या पता वो हथियार लेता है हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। फिर तो दूसरी बात तिजारत हो गई ना, स्मगलिंग है ना। ये तो तिजारत है, ये तो रहती है, ये तो गुज़श्ता 70 साल से चली आ रही है। तिजारत है, स्मगलिंग तिजारत है, स्मगलिंग है ना। क्या नहीं ले जा सकते? ये तो अच्छा, आप आते हैं 70 साल आप कहते हैं स्मगलिंग होती है। अफगान बॉर्डर पे अफगानिस्तान की तो पुलिस नहीं है, उनके पास तो है नहीं। आपने बॉर्डर पे बाड़ भी लगा दी। नहीं है, आप नहीं है, बहुत नहीं है सर, मुझे पता नहीं है। 6-7 सिपाही हैं,
नहीं, क्या तो बाढ़ भी नहीं है ना, निकाल के फेंक दिया है। 1.5 किलोमीटर आपने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 1.5 किधर है? आप बात देते आलिफ साहब, बिल्कुल गलत बात है। 1.5 किलोमीटर बाढ़ है, 1200 किलोमीटर लगी हुई है, आपने 1.5 किलोमीटर फाड़ के फेंक 1.5 किलोमीटर सिर्फ 1.5 किलोमीटर। उधर जरूरत नहीं है, आप जाके जरूरत की बात नहीं है, बात लगा दें तो फिर नहीं है ना। बिल्कुल बहुत बुरी बात है। 400 मिलियन डॉलर खर्चा और उसकी हिफाजत नहीं कर सके, नहीं कर सके उसकी हिफाजत। मानते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, वो एक इंटरनेशनल बाजवा से पूछे, उसने लगाया सर, एक इंटरनेशनल उसने लगाया और उसको डिफेंड नहीं कर पाया। बिल्कुल गलत। 1 किलोमीटर और आजकल वो बाढ़ जो है वो मुर्गियों के फार्म्स काबुल में बचा रहे हैं लोगों से। वो कहते हैं पाकिस्तानी फेंस इज हियर। नहीं, वो मेरी मुर्गियों को बचा रहे हैं कुत्तों से। आपने सोशल मीडिया की प्रोपेगेंडा की तो सुना हुआ है, 1.25 किलोमीटर बाढ़ गई है। जो मैं कहता हूँ वो प्रोपेगेंडा है, जो मैं कहता हूँ वो प्रोपेगेंडा है, जो आप कहते हैं वो एब्सोल्यूट वेरीफाइड फैक्ट है। मैं आपको बताऊं, आपकी गवर्नमेंट को जांच करना चाहिए, आपकी गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि हमारी बाढ़ क्यों लेके 1 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर। मैं तो कहता हूं ये हमारा कसूर है, ये हमारा कसूर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारे जो लोग बॉर्डर को देखते हैं वो देखना चाहिए कि क्यों डॉलर इधर से जा रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहे हैं उनको। क्या 12 चेक पॉइंट्स हैं उधर से कराची तक। साहब मामला ये आपको मैं अभी बता सकता हूं, डॉलर छोड़े, लोहा स्मगल हो रहा है हमारे स्टील मिल से। इधर है मेरे पास एविडेंस, एक्चुअली वो बता रहा है वो कैसे चोरी करता है। डॉलर कुछ नहीं है, कागज है, ये है लोहा, और ये हमारे मिल से हो रहा है। पूरा मुल्क खुला नहीं है। छोड़िए जी, अगर आप नहीं मानते कि स्मगलिंग हमारा कसूर है, ऑफ कोर्स इट इज आवर कसूर। उसका आसान तरीका है, आप अफगानिस्तान से ट्रेड अलाउ करें। आपको अमेरिका से डर से ट्रेड नहीं करते। देखिए, आप पैसा कमाएं, 40 मिलियन लोग, आप टैक्स ले इससे। आपने ट्रेड बंद किया, दुनिया लोगों ने जिंदा तो रहना है। आपने दुनिया के कहने के ऊपर आप मुझे बताएं, जब बंद किया आपने, जिंदा तो रहना है उन्होंने। जब तालिबान आए थे उनके पास तो $0 था। जब तालिबान आए थे $0 था, और ना अमेरिकनों ने उनके बैंक में कुछ डॉलर छोड़े थे, 9 बिलियन रख लिया था। तो अब बताएं उनके पास इतने डॉलर किधर से आए, किधर से आए ये डॉलर, एक्सेप्ट फॉर स्मगलिंग। गंदम किधर से आती है एक्सेप्ट फॉर स्मगलिंग फ्रॉम पाकिस्तान। अपनी गवर्नमेंट को वाले यार, देखिए हमने तो डॉक्टर साहब, मेरी तो जिंदगी गुजरी है बॉर्डर के ऊपर। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के पास इतनी फोर्सेस नहीं है कि अफगान बॉर्डर जो है उसको मैन कर सके। नहीं, अंग्रेज के पास भी नहीं थी। ये चलता आ रहा है, आप सोच ही नहीं सकते, सोच नहीं तो सकते। फेंस बनाया था। नहीं, तो सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, फेंस बनाया, इसीलिए तो फेंस बनाया। वो फेंस भी उसकी भी हिफाजत नहीं कर पाए, क्यों? वो फेंस ने, मैं बताया ना कि फेंस 1 किलोमीटर ज्यादा नहीं टूटा। 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर सारा लगा हुआ है। 500 मिलियन 1 किलोमीटर, 100 नहीं 1200 किलोमीटर बॉर्डर कंप्लीट हो गया। 1200 किलोमीटर बॉर्डर है आपका। एक बात यह है कि आप यार कुछ ईरान के साथ बॉर्डर है, वो छोड़े आप, वो निकाल दे। अफगान बॉर्डर खास तौर सेंसिटिव पॉइंट जिधर क्रॉसिंग हो रहे हैं, अच्छा चले उधर उन्होंने कहा हमने रोक दिया। अच्छा सुने, अब क्या सुने, आपकी इंडिया के साथ बॉर्डर लगा हुआ है ना? हाँ, लगा हुआ है ना, पूरा फेंस लगी हुई है ना? हाँ, आप मेरे साथ नारकली बाजार में चले, मैं आपको इंडिया की सारी चीजें ला के दिखाता हूं। मैं आपको सारी क्रीमें ला के दिखाता हूं। तो ये कोई मसला नहीं होता। स्मगलिंग रहती है, सिर्फ अफगानिस्तान से दुश्मनी मत करें। स्मगलिंग हर तरफ से होते हैं। ईरान की कौन कौन सी चीज जा रही है? नहीं कर रहा पूरा नहीं मैं दुश्मनी नहीं कर रहा सलाली साहब, मैं उनकी जमीन नहीं क्लेम करता। पूरा कहते हैं अटक तक हमारा है। मैं नहीं कहता हमारा है। कोई नहीं कहता अटक तक हमारा है। मुल्ला उमर के साथ मैंने बिल्कुल। अच्छा, एक स्टेटमेंट दिला दे उनसे। किसकी स्टेटमेंट दिला दे कि हम नहीं मानते ड्यूरैंड लाइन। मेरे सामने मुल्ला उमर ने, हम मानते, मेरे सामने जो आज है हम मानते हैं। मेरे सामने मुल्ला उमर ने वहां पर बॉर्डर की पुर्जियां लगवाई हैं। सर्वे पाकिस्तान गया 1997 में, उससे कहता है वी एग्री। ये किसने कह दिया? पूरे पाकिस्तान ने, हमने खुद करवाई है। ये आपने, अच्छा ये मुझे बताइए, मुझे एक स्टेटमेंट बताया अफगानिस्तान का कोरोना का अटक तक हमारा स्टेटमेंट बताए मुझे, कहां है? वो कहते हैं कौन? नहीं, स्टेटमेंट बताए, एक स्टेटमेंट है नहीं, एक पैसेज
नहीं, उनको कहते क्यों नहीं है कि ड्यूरैंड लाइन खत्म, हम रिकग्नाइज नहीं करते, कहते हैं उनको हम ये इंटरनेशनल बॉर्डर रिकग्नाइज कर। अच्छा, वो ड्यूरैंड लाइन छोड़े, एक ही स्टेटमेंट, वी रिकग्नाइज द प्रेजेंट बॉर्डर, खत्म। हाँ, मुश्किल तो नहीं रिकग्नाइज, ये मुल्ला उमर ने रिकग्नाइज किया था, ये करज़ई और इन्होंने नहीं किया। मुल्ला उमर ने तो किया, पाकिस्तान ने। करज़ई मुल्ला उमर, कभी आप ये कहते हैं, वो मुल्ला कहते उमर हैं, ने सीधी किया था। सादी बात करें, मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान किया था। यूनाइटेड नेशन में खड़े हो जाए और कहें the international border at the moment that subsists between Pakistan, we recognize it. अच्छा, उन्होंने, फलाई साहब आप डिप्लोमेट हैं, आप मुझे बताइए, क्या उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहा कि हम इसको बॉर्डर को नहीं मानते? नहीं कहा, बात खत्म हो गई। नहीं कहेंगे, नहीं मानते, नहीं कहेंगे, अगर नहीं कहा, उनको पूछा नहीं कोई, नहीं, ये क्या बता, पूछा नहीं कोई, वो नहीं मानते, इसलिए इसीलिए तो वो पाकिस्तान को नहीं माना। जब पाकिस्तान वजूद में आया नहीं माना, ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो हमारे खिलाफ वोट दिया है, वो आप जानते हैं। वो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें, 1970 साल पुरानी, और ये पुरानी नहीं। आप मुझे राज साहब सिंपल यहां बात बताएं, कभी उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहा कि हम ड्यूरैंड लाइन को नहीं मानते? एक दफा? यस, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के सरहदों, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस नहीं मानते। अच्छा, कल का प्रोग्राम है, मैं कल मुल्ला उमर की उस मूव को लेके आऊंगा जब पाकिस्तान का सर्वे, पाकिस्तान का बॉर्डर में बुर्जियां लगी थी और उसने कहा था हम मानते हैं। आप मुझे बताइएगा कि किसने कहा था? कौंसल जनरल को ले आए, अफगान कौंसल जनरल को ले आए और कहें कि इस टीवी के सामने आके कह दो ये जो प्रेजेंट बॉर्डर है हम इसको मानते हैं, बस। आप मुझे उमर को छोड़ दें। आप मुझे बताइए, इंडिया आपको कहता है कि हम नहीं मानते पाकिस्तान को, तो क्या आप इंडिया के साथ सवार्थ करना बंद कर देंगे? यार, वो कहता नहीं मानते ना, आपको नहीं मानते। इंडिया के लिए हमारी डिस्कशन हुई है, लेकिन फिलहाल हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का एंड इस वक्त हो चुका है। नाज़रीन, कल हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।